आदाब, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। प्रोग्राम आज की बात वसीम कालस के साथ में। आज हमारे साथ एक खास मुख्य मेहमान जुड़े हुए हैं, रविंदर सिंह जी, एडवोकेट, हाई कोर्ट चंडीगढ़ से। और ये सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, 21st सेंचुरी के उभरते हुए सितारे भी हैं। तो आपका स्वागत करते हैं जी प्रोग्राम में। सर, आज का जो हमारा विषय है, इस प्रोग्राम में बात करेंगे, चर्चा करेंगे हम एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया को लेकर। तो आप समझते हैं इस पर चर्चा होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। सर, इसी चर्चा को लेकर मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि चिल्ड्रन राइट की जब हम बात करते हैं, बच्चों का जो राइट है, हकूक हैं जो उनके, तो क्या वो भारत देश में सब बच्चों को इक्वालिटी के साथ वो राइट्स प्रॉपर मिल रहे हैं? वसीम जी, सबसे पहले तो आपने जो क्वेश्चन किया कि हमें एजुकेशन पे बात करनी चाहिए। एजुकेशन ही और हेल्थ दो ही ऐसी चीज़ें हैं जो आज के 21st सेंचुरी में सबसे महंगी हो गई हैं, और सबसे ज़्यादा नेसेसिटी भी इन दो चीज़ों की ही है। अगर एजुकेशन नहीं होगी तो आप राइज नहीं कर पाएंगे, हेल्थ नहीं होगी तो आप ठीक तरह से जी नहीं पाएंगे अपनी लाइफ को। और दूसरी बात जो आपने बच्चों की कि इक्वालिटी, इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक जजमेंट है। वो जजमेंट कहती है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करना बेहुदा बात है अगर आप एजुकेशन में इक्वलिटी नहीं दे रहे। एजुकेशन में इक्वलिटी का मीन्स गरीबों के स्कूल अलग हैं, अमीरों के स्कूल अलग हैं। गरीबों के स्कूल हैं जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जहां पे मिड डे मील मिलती है, और अमीरों के स्कूल ऐसे हैं जहां पे 3-3 लाख रुपया एक महीने की फीस है, डून स्कूल्स जैसे स्कूल्स। तो हाउ कैन यू प्रोवाइड द फैसिलिटीज टू अ पुअर गाय, और एक गरीब के बच्चे को जो मिड डे मील वाले स्कूल में पढ़ रहा है और सिर्फ खाना खाने के लिए जा रहा है, एजुकेशन का उसको ई भी नहीं आ रहा। तो इक्वलिटी तो बहुत जरूरत है। विदाउट इक्वलिटी ये जितनी भी हम एजुकेशन रिफॉर्म्स की बात करते हैं, जितनी भी अपब्रिंगिंगनेस की बात करते हैं, वो नहीं वर्थ है और ना ही ये आगे कभी वर्थ रह पाएंगी। और बच्चों के राइट की जो आपने बात करी, सॉरी मैं इसको क्लियर कर दूं, आज की डेट में इंडिया में जो एक प्रकरण देखा गया है कि बच्चा पैदा होते ही पीएचडी कर ले, 2.5 साल के बच्चे 5-5 किलो के बैग उठा के घूमते हैं, और उससे उसका इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, बच्चों की फिजिकल ग्रोथ जो है वो बहुत तेजी से नीचे आई है। फिजिकली बच्चे बहुत वीक हो रहे हैं। यूएसए में स्कॉलर्स ने बैठकर दिमाग लड़ाया और बैठकर जो चिंतन किया, उसमें से एक बात निकल के आई कि 5 साल से पहले बच्चे के लिए पढ़ाई की बात करना एक क्रिमिनल एक्टिविटी है। 5 साल से पहले वहां आप बच्चे को पढ़ा नहीं सकते, और इंडिया में कहते हैं कि 5 साल के बच्चे को इतना ज्ञान दे दिए कि पीएचडी कर जाएगा। तो ये भी बहुत बड़ी बात है बच्चों जी, अच्छी बात कह रहे थे सर आप, रविंदर सिंह जी। तो आपसे एक जानना चाहूंगा, जो 5 साल से पहले बच्चों को हम स्कूल में भेजते हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है? बिल्कुल, हम पेरेंट्स की ही बात कर रहे हैं। जितना भी आज कंपटीशन है, या आपने भी न्यूज़ देखी होंगी, हम भी डे टू डे लाइफ में देखते ही रहते हैं कि बच्चों के ऊपर सोसाइटी का और पेरेंट्स का इतना स्ट्रेस होता है कि बच्चे सुसाइड तक कमिट कर लेते हैं। 100%। 10th में उनको ग्रेडिंग का, +2 में ग्रेडिंग का, पेरेंट्स की तरफ से इतना प्रेशर होता है कि तूने नॉन मेडिकल ही करनी है, नंबर 95 से नीचे है तो नंबर नहीं है। तो ये पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है हमारी सोसाइटी को आगे लेके जाने में, और हमारे मतलब पूरे सिस्टम को सेट करने में, खास करके एजुकेशन की स्ट्रीम में। सर, हम ऐसी बात करते हैं, जब एक बार यूएसए में चर्चा में बात करी गई, एन एजुकेशन अग्रेसिव सपोर्टेड बाय फैमिली एंड कम्युनिटी एंड एजुकेशन बेस्ड ऑन बेस्ट रिसर्च एंड एविडेंस, कि ऐसी एजुकेशन की बात क्या हमें अपने देश में भी करनी चाहिए, क्योंकि अब तक नहीं है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। जैसे आप एविडेंशियल उसकी बात कर रहे हैं, अगर आप ग्रास रूट लेवल पे देखें तो 60% पॉपुलेशन आज भी बिलो टू पॉवर्टी लाइन है। एजुकेशन के नाम पर उनके साथ मजाक भी होता है। जैसे हमने राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, वो सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा लूप होल उस एक्ट का ये है कि बच्चों को फेल नहीं करना। मतलब हम किस तरह की प्रोडक्शन कर रहे हैं, बच्चों की जो प्रोडक्शन है, 8वीं तक बच्चों को फेल नहीं किया जाता, इवन कि टीचर्स डरे हुए हैं उस चीज से लेकर। तो जो ये सारी बातें जरूर होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए पहले ग्राउंड तैयार करना बहुत जरूरी है। जब तक एजुकेशन में इक्वलिटी नहीं होंगे, गरीबों के स्कूल अलग होंगे, अमीरों के स्कूल, और सबसे बड़ी बात जो आज के मॉडर्न 21st सेंचुरी की मॉडर्न एजुकेशन की सबसे बड़ी खामी है कि हम मनी माइंडेड बच्चे बना रहे हैं। जितने भी इंजीनियर स्कूल्स हैं, जितने भी बिजनेस स्कूल्स हैं, वो बच्चों को सिखाते क्या हैं कि आप 40 लाख रुपए लगाओगे
और आपका 60 लाख का पैकेज होगा। 100% सर। मैं थापर यूनिवर्सिटी में गया सर, मुझे विजिट करने का मौका मिला, और सोशली बच्चे इतने मतलब फ्रेगमेंटेड हो रहे हैं, सोशली इतने टूटे हुए हो रहे हैं, उनको अपने फैमिली मेंबर्स के नाम नहीं होते। मैं थापर कॉलेज की जो आपको बात बता रहा था वो बीच में रह जाएगी। सर बच्चे 3-3 लैंग्वेजेस सीख रहे हैं वहां पे, फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश, वो ये लैंग्वेजेस सीख रहे हैं। हिंदी इंग्लिश को बात छोड़िए कि वहां पे जाके हमने जॉब करनी है, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आपको 1975 की इमरजेंसी के बारे में पता है, 1984 के अटैक्स के बारे में पता है, इंदिरा गांधी की डेथ के बारे में पता है, तो दे गाइज वर ब्लैंक ऑन दैट। मतलब सोशली कितने फ्रेगमेंटेड हो रहे हैं, और जो पढ़ाई भी हो रही है, जो मनी मेकिंग और मनी का कॉन्सेप्ट है, ये पूरे डेवलपमेंट मॉडल को हमें समझना पड़ेगा। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का जब कॉन्सेप्ट चलता है कि हर एक चीज को सेंटर कर दो, पावर एक बंदे के हाथ में, पैसा एक बंदे के हाथ में, और लोगों को भी उस तरीके की तरफ धकेला जा रहा है। तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है, जो डोनेशन के साथ कोर्सेज करे जाते हैं, चाहे हम मेडिकल कोर्सेज की बात करें, सबसे ज़्यादा डोनेशन यहाँ मेडिकल कोर्सेज में दी जाती है। तो आप इस डोनेशन के रिलेटेड क्या कहना चाहेंगे? देखने वाले सारे दर्शकों तक क्या मैसेज रहेगा? वो स्टूडेंट्स जो मेहनत करते हैं और एग्जाम क्रैक नहीं कर पाने के कारण वो अपना कोर्स नहीं कर सकते, दूसरे डोनेशन पे जाते हैं। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी का जो केस अभी भी हाई कोर्ट में, ऑनरेबल हाई कोर्ट में पेंडिंग है, हाई कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा में, और उसमें यही बात निकल के सामने आई कि डोनेशन के बेस यू आर रिप्लेसिंग द क्वालिटी ऑन द नेम ऑफ मनी। एक बच्चा जो पढ़कर सामने आया है, उसने अपने सारे टेस्ट वगैरह जो इनका होता है वो क्लियर किया है, उसको सिर्फ आप किससे कोटे से क्रैक कर सकते हो। वहां पे जो बॉर्डर लाइन के ऊपर जितने भी लोग रहते हैं, उनका कुछ उनकी रिजर्वेशन टाइप थी, उसके रिगार्डिंग बहुत बहुत बड़े इश्यूज हैं उनमें, और जो उन्होंने पैसे के साथ फिल की हैं सारी चीजें। तो डोनेशन जो है, और जो ये पूरा पैसे के साथ सिस्टम चल रहा है। जो बंदा 40 लाख लेके 50 लाख देके, सोचने वाली बात है, जो बंदा 50 लाख देकर मेडिकल कॉलेज में अपने 50 लाख इन्वेस्ट कर रहा है, उसकी फर्स्ट कंसंट्रेशन क्या होगी कि मैं 1 करोड़ कमाऊं। 100%। आपकी लाइफ, सोशल इक्वलिटी, सोशल लाइबिलिटी उसके लिए कोई मैटर नहीं करता है, उसके लिए सबसे पहले मैटर करता है अपना 50 लाख पूरा करना। 100% सर। सर यहाँ पे एक बात और जो कमजोरी रह जाती है स्टूडेंट्स में, वो ये रह जाती है कि उनको अपने आइन का पता ही नहीं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पता ही नहीं है। तो आप ये समझते हैं कि एक सब्जेक्ट होना चाहिए +2 तक, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जाए देश में, उन सारे बच्चों को ही डेवलप करा जाए इस लेवल पे कि उनको भी अपने आइन के बारे में पता हो, अपने कानून के बारे में पता हो। अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं तो शायद आपको पता हो, हमें SST पढ़ाते थे, सोशल स्टडीज पढ़ाते थे। उसमें सोशल लाइफ क्या है, सोशियोलॉजी क्या है, राज्यसभा, मैंने तो तीसरी में पढ़ा, चौथी में राज्यसभा क्या होती है, लोकसभा क्या होती है, ये सारी चीजें पढ़ाई जाती थी। लेकिन जो आज के टाइम का है, आज के टाइम की स्टडी आ गई है, वो मनी मेकिंग क्राइटेरिया माइंड में है। वो क्राइटेरिया सोशल, पहले जो एजुकेशन थी, आप रिलीजन से कोरिलेट करके देखिए, पहले हमारे स्कूल्स क्या थे, रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स में हम पढ़ते थे। रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स में पढ़ के हमें क्या सिखाया जाता था कि सोसाइटी इज बिगर एंड बेटर देन यू एंड योर फैमिली। सोसाइटी के लिए हम पैदा, वैसे भी अगर हम सोशल बेसिक्स पे देखिए, हमारे पास अपना क्या है, जन्म हमें माँ बाप ने दिया है, नॉलेज हमें किसी टीचर ने कहीं से दी है, किसी ने कहीं से दी है। तो ये रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स में भी यही सिखाया जाता था कि आप सोसाइटी की देन है और आपने सोसाइटी को ही देना है। लेकिन 21st सेंचुरी की एजुकेशन के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि दिमाग में मनी मेकिंग क्राइटेरिया डाला जाता है कि हमने सिर्फ पैसे ही बनाने हैं, उसके अलावा कुछ सर नहीं। एक प्रश्न यहाँ पे ये आता है, अब हम देखते हैं 2 तबका के टीचर्स आते हैं। एक वो जो रैपिड फायर की तरह आते, मतलब पहले चलता था, मारपीट भी हो जाती थी बच्चों को, उनसे ये था कि बच्चों में एक डर बना रहता था और वो शायद पढ़ते भी थे। अब ये चीज़ खत्म कर दी है, फायरिंग टीचर्स जो होते थे उनको रिमूव करना, या उनके पास वो पावर नहीं है। तो क्या समझते हैं, इससे कुछ चेंज बच्चों में चेंज या अपने सिस्टम में चेंज? देखिए सर, एजुकेशन सिस्टम की जब हम बात करते हैं, जी सर, खास करके मैं तो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ा हूँ, गवर्नमेंट स्कूल्स के टच में ज़्यादा रहा हूँ, इवन कि प्राइवेट स्कूल्स भी हमने देखे हैं, मैं देखता हूँ क्या सिस्टम है उनका। प्राइवेट स्कूल्स, आप पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड का रिजल्ट उठा के देखिए जी। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड का रिजल्ट, जितने भी टॉपर बच्चे हैं सारे गांव से और गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चे हैं। और
प्राइवेट स्कूल्स के नाम के ऊपर जो पंजाब स्कूल एजुकेशन में आप दुकानदारियां चला रहे हैं, एक भी बच्चा टॉप में नहीं है। पहले 10 बच्चों की लिस्ट निकाल के देख लीजिए। और मैं ये बात आपको दावे से कह सकता हूं कि एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा शायद आपको ग्रीट ना करे, लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा होगा वो आपके आके पैरी हाथ लगाएगा। ये मैंने एक्सपीरियंस किए हैं बातें। बिल्कुल सर। ये मतलब जो गवर्नमेंट स्कूल का एक बेस बना हुआ है, जो पब्लिक स्टडीज का एक बेस बना हुआ है, एक सोशल स्टडीज का बेस बना हुआ है, वो आज भी प्राइवेटाइजेशन से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। बिल्कुल सर। सर एक चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन उभर कर ये आता है कि अगर हम बात करें, कई बार हम ये कहते हैं कि इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो कितना क्वालिफाइड टीचर चाहिए पढ़ाने के लिए? क्या मानते हैं आप इस विषय पर? सर बात वही आ जाती है, क्वालिफिकेशन से ज्यादा डेडिकेशन मैटर करती है। डेडिकेशन कितनी है बच्चों में और पढ़ाने वाले में स्पेशली। कुलदीप सिंह जी उगानी हमारे टीचर हुआ करते थे एनटीसी में। मतलब ही वाज सो डेडिकेटेड टुवर्ड्स हिज प्रोफेशन कि वो 7:30 बजे हमारी क्लास लेते थे, एक्स्ट्रा क्लास पंजाबी इलेक्टिव की, और स्कूल के बाद भी 1 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास लेते थे। नेशनल अवार्डी है वो, राष्ट्रपति अवार्ड मिला हुआ है उनको। मतलब गवर्नमेंट स्कूल में अभी एक मैं आपको और स्कूल की एग्जांपल दूं, गवर्नमेंट स्कूल्स के पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे बच्चे अपना टैलेंट परफॉर्म कर सकें। एक मास्टर जगजीत जी हैं नाभे की तरफ से, उन्होंने सारे प्राइमरी स्कूल्स के बच्चों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है। गांव के स्कूल में, एक पंचायत के स्कूल में पूरे पंजाब से प्राइमरी एजुकेशन के बच्चे आके अपना, कोई भंगड़ा लेके आता है, कोई नाट्य कला लेके आता है, कोई तबला बजाना लेके आता है, सिर्फ प्राइमरी स्कूल तक के बच्चे, और उसका सारा खर्चा कहां से पूरा हो जाता है किसी को पता भी नहीं लगता, और वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है। सर अब 21st सेंचुरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो सिस्टम है वो सारा टेक्निकल हो चुके हैं। कंप्यूटर्स को लॉन्च करा गया है, हर स्कूल में कंप्यूटर्स लैब, कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर ने कहीं ना कहीं जो फ्लैश एंड ब्लड वाले टीचर्स थे उनकी कमी को पूरा किया है या उनकी कमी को और ज्यादा करा है? देखिए रिप्लेसमेंट तो है जी। जैसे हम डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं कि टेक्नोलॉजी से फर्क, मैं डेवलपमेंट मॉडल को बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीजें जो डेवलपमेंट मॉडल से चलती हैं उनका सिस्टम ये होता है कि लोगों के साथ इंटरेक्शन खत्म की जाए, और किसी ना किसी तरीके से, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, आप नेचर का एक सिद्धांत है, हम नेचर से बहुत कुछ सीख सकते हैं। बिल्कुल सर। अगर लिमिट में रहे तो नदी खेतों को खुशहाल कर देती है, लेकिन जब वो लिमिट से बाहर आती है, उसमें बाढ़ आती है, तो उन्हीं लोगों को मार देती है जिनके लिए वो जीवनदायिनी होती है। तो लिमिट में रहना बहुत जरूरी है सर। आप क्या मानते हैं सर, आज के इस युग में क्लासरूम का एनवायरनमेंट जरा कैसा होना चाहिए? सर क्लासरूम के एनवायरनमेंट में मुझे एक बात याद आई। बाबा आला सिंह रियारकी कॉलेज है पंजाब में, इधर होशियारपुर की तरफ है, मुझे एग्जैक्ट जगह नहीं पता। रवीश जी की रिपोर्ट में मैंने देखा था, अगर हो सके तो घूम के जरूर आऊंगा। वो एक सर आइडियल कॉलेज बोल सकते हैं, बीए तक का कॉलेज है सर वो। लड़कियां उस कॉलेज को रन करती हैं। आप मानेंगे उसमें 4 या 5 टीचर्स हैं जो पेड टीचर हैं, जिनको पढ़ाया जाता है जी। उनका सिस्टम क्या है सर, जो बच्चे 6th में पढ़ रहे हैं वो 5th क्लास के बच्चे को पढ़ाएंगे, 7th वाले 6th को पढ़ाएंगे, 8th वाले 7th को पढ़ाएंगे, 9th वाले 8th को पढ़ाएंगे। बीए फर्स्ट ईयर वाला स्टूडेंट +2 को पढ़ाएगा क्योंकि वो पास करके आ चुका है, उसको पता है कि मैंने क्या क्या पढ़ा है। सेकेंड ईयर वाला फर्स्ट ईयर को पढ़ाएगा। और एक मैनेजमेंट बनाई हुई है 10 लड़कियों की, सिर्फ कुछ हजार रुपए सालाना खर्चा है। हॉस्टल भी चलाती हैं वो बच्चियां, एक भी क्लासरूम नहीं है, दिन के उजाले में पढ़ाया जाता है, बिजली का खर्चा नील है उनका। मतलब ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं। और आप मानेंगे कि उस कॉलेज की जो जिसमें कॉलेज की बात कर रहा हूं, वहां से एलीट बच्चे निकल रहे हैं, टॉपर्स बच्चे निकल रहे हैं उस बाबा आला सिंह रियारकी कॉलेज से। तो ऐसी एग्जाम्पल्स हैं, अगर कुछ बंदा कुछ लोग करना चाहें तो जी सर। इसमें से सबसे बड़ी बात जो निकल के आती है, आपके क्वेश्चन का जवाब है कि जरूरी नहीं है कि एजुकेशन स्मार्ट क्लासेस में ही हो, जरूरी नहीं है कि एजुकेशन के लिए बड़े बड़े क्लासरूम विद द एसी ही हो। अगर आपके
दिल में इच्छा है कुछ करने की और कुछ पढ़ने की। रविंदर सिंह जी, आपके साथ बात करने का तो और भी मन कर रहा था, बट हमें वक्त इजाजत नहीं देता है। आप आज के प्रोग्राम आज की बात वसीम कालस के साथ जुड़े, और आखिर में आपसे चलते चलते एक सवाल पूछना चाहेंगे। 21वीं सदी के उन विद्यार्थियों को आपका क्या संदेश या क्या मैसेज रहेगा? मैसेज यही मेरा रहेगा कि हम सोशल प्रोडक्ट हैं, सोसाइटी की देन है। जो भी हमने लिया है वो सोसाइटी से ही लिया है। इंडिविजुअलिज्म खत्म करके जो निजीकरण चल रहा है कि मेरी कार हो, मेरा घर हो, मेरे पैसे हो, मेरा बैंक बैलेंस हो, हम उसके साथ साथ सोसाइटी को क्या दे रहे हैं, वो एजुकेशन का एम है, प्रोस्पेक्टिव है, और यही रहना चाहिए, उसको चेंज नहीं होना चाहिए। और एक और संदेश आपसे चलते चलते लेंगे कि राज्य में, पंजाब राज्य में जो इलेक्शंस होने जा रहा है, तो जो वोट एक अधिकार है, सबको जाना चाहिए। क्या संदेश रहेगा इसका? जाना चाहिए और इसके लिए जानना भी चाहिए। जी, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा राइट दिया है हमें। अब आपने सवाल पूछ लिया है, नन ऑफ द अबव में नोटा, जी जी जी, वो व्यूअर्स को ये कहते हैं, वो अपना वोटर्स को ये कहते हैं कि अगर आपको ऊपर वाले जितने भी कॉलम दिए हुए हैं उनमें से एक भी कैंडिडेट ऑनेस्ट नहीं लगता, बढ़िया नहीं लगता, तो सबसे एंड में एक बटन है नन ऑफ द अबव। अगर आप वो दबाते हैं और सबसे ज्यादा नोटा को वोट पड़ते हैं, तो ऊपर वाले सभी कैंडिडेट्स की जो सिलेक्शन है वो कैंसिल हो जाएगी, दोबारा वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे और एक फ्रेश कैंडिडेट आएगा। तो 100% अपने वोटर्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत अच्छी बातें बता रहे थे और एक तफसीलन जानकारी दी हमें रविंदर सिंह एडवोकेट हाई कोर्ट चंडीगढ़ ने। आपने कीमती समय में से समय निकाल कर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी जो बातें हमारे सारे देखने वाले दर्शकों तक पहुंची। एक बार हम, मेरी तरफ से जो संदेश आपको रहेगा वो ये है कि अगर आपको रविंदर सिंह जी के बताए हुए इस इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन या क्वेरी रह जाती है, आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं। और आप हमारे जो नंबर और लगातार स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, यहाँ पे मेल आईडीज फ्लैश हो रही है, वहाँ पे आप मेल कर सकते हैं और आपके सवाल ज़रूर हम इन्हीं अपने खास और मुख्य मेहमान रविंदर सिंह एडवोकेट हाई कोर्ट चंडीगढ़ तक पहुँचाएंगे और आपके जवाब आप तक पहुँचाएंगे।